नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश पीएन शर्मा सर एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू से कि जब सर ने चैनल शुरू किया था तो आई वाज द फर्स्ट वंस टू इनवाइट हिम एज गेस्ट। ही इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें योगी जी, मोदी जी गेस्ट होते हैं। सर का चैनल अब पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छा काम कर रहा है और सर बहुत अच्छे अच्छे यूनिक इन डिटेल्ड वेल रिसर्च टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सभी व्यूअर्स से कि प्लीज उन्हें भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का जो मुद्दा है वो है धामी। धामी आजकल लगता है योगी जी से कंपटीशन में उतर आए हैं, बट इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तराखंड में कि तारीफ पे तारीफ पे तारीफ बनती है उनकी। सर, लैंड जिहाद को लेकर धामी जी इस वक्त वो जो बोलते हैं ना फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। जी सर, ओवर टू यू। जी धन्यवाद गायत्री जी, आपने मुझे अवसर दिया और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने कहा कि बुलडोजर कल्चर में है। जी हाँ साहब, आपके प्रधानमंत्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि बुलडोजर कल्चर में है। मजे की बात यह है कि असम से ये बुलडोजर शुरू हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि पकाता कोई है, खाता कोई है और तारीफ किसी की हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें एक समन्वय के साथ होती हैं और ये सुखद संयोग है कि अगर जब मैं ये कह रहा हूं कि बुलडोजर असम से हेमंता जी के जरिए शुरू हुआ तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में आया तो यहां भी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इसके बाद जब वो उत्तराखंड पहुंचा तो जैसे एक जुमला है ना कि फलानी जगह से मेरा पुराना नाता है, तो हम उत्तर प्रदेश वालों का उत्तराखंड से वो नाता है कि दोनों की नाभ ही एक ही है, नाभ नाल एक ही है। तो ये जाता क्यों नहीं। और दूसरी बात, बुलडोजर वाले बाबा का जो मूल जनपद वो कहां है, वो उत्तराखंड में ही है, तो इसे वहां जाना ही था। मेरा उत्तराखंड से बहुत जुड़ाव रहा है। मेरी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई, स्कूलिंग वगैरह सब उत्तराखंड में हुई है। 80 के दशक का उत्तराखंड मैंने देखा है, वो सब उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। सवाल ये है कि ये सारी चीजें शुरू कहां हुई हैं जो अब आके 2023 में ये जो आप 5000, अभी अगर संख्या में गिना दूं तो 5000 ऐसे मजहबी इंक्रोचमेंट्स की लिस्ट काउंट है सरकार के पास। ये संख्या मई 2023 की है और सुखद बात यह है कि जब मई 2023 में ये 5000 एकड़ जो कि 3793 ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका कि पूरा क्षेत्रफल बनता है लगभग 5000 करोड़ एकड़, उसकी पहचान जब 23 में हो गई तो उसके बाद ये इंक्रोचमेंट बंद हुए और उत्तराखंड में घटनाओं के विरोध में जो पब्लिक का रिएक्शन आपने लगातार देखा होगा, वो होता है कि सरकार जब एक कदम चल देती है तो समाज भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो एक चीज तो कम से कम सुखद परिवर्तन हुआ है कि 2023 मई के बाद ये 3793 की जो संख्या ऑलरेडी पहचानी जा चुकी है, उसकी जो ग्रोथ रेट है, यानी और जो नए कब्जे हैं वो बेहद कम हो गए हैं, लगभग नगण्य हो गए। तो ये एक सुखद बात है। अब चूंकि ये 3793 ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि लिस्टेड हैं सरकार के पास, तो इसमें कार्रवाई हो रही है। मजे की बात ये देखिए आप कि सबसे ज्यादा ये अतिक्रमण, ये लैंड जिहाद नैनीताल जिले में हुआ। 1483 ऐसे लैंड जिहाद के मामले अकेले नैनीताल जिले से हैं। और आपका हरिद्वार, सनातन का तीर्थ, कुंभ की धरती हरिद्वार, वो दूसरे नंबर पे आता है। 1149 ऐसे लैंड जिहाद के मामले हैं। इसके अलावा टिहरी जैसी जगह पे 209 मामले, अल्मोड़ा में 192, चंपावत जैसी जगह पे 97 मामले। ये स्थिति है। एक बार मुझे याद है, मैं भोपाल में एक कार्यक्रम में स्वर्गीय तारिक फतेह साहब के साथ 3 दिन था। बड़ी अनौपचारिक बातें भी होती थी। तो एक दौरान चाय पीने के दौरान उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने शायद पब्लिक डोमेन में भी कहीं कहा है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने जो मेरी बातचीत में कहा, उन्होंने कहा कि यार मैं भीमताल में एक बारी गया और भीमताल में मैं सोया हुआ था, अचानक मेरी नींद खुल गई और अजान की आवाज आई। मैंने कहा यार, यहां कितने लोग रहते हैं कि अजान की आवाज आई।
उन्होंने कहा कि ऐसे क्यूरियोसिटी में मैं उठ गया था, तो मैं चल दिया आवाज की तरफ, और मुश्किल से 100 या 150 मीटर जहां मैं रुका हुआ था वहां मस्जिद से आवाज आ रही थी। मैंने मस्जिद में जाके देखा तो एक इमाम जो नमाज पढ़ा रहा था, उसके अलावा केवल 2 लोग, यानी कुल 3 लोगों के लिए पूरे। और आप पहाड़ों में किसी घाटी में, भीमताल घाटी में पहाड़ में एक आवाज आप निकालिए तो वो बहुत ज्यादा इको करता है, यानी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि यार ये बताओ, ये सिर्फ 3 लोगों के लिए तुम ये पूरी आबादी को डिस्टर्ब कर दे रहे हो और 5 वक्त कर रहे हो, ये क्या है? दरअसल कांग्रेसी सरकारों ने इन लैंड जिहाद के मामलों को लगातार प्रश्रय दिया, और न सिर्फ प्रश्रय दिया, मैं बताऊं आपको, ये उसी तर्ज पर है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में आप बांग्लादेशी, असम में बांग्लादेशी रोहिंग्यास की एंट्री देख रहे हैं, जिनकी एंट्री अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी। ये धीरे धीरे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इसको अपने वोट बैंक के तौर पर लगातार बसाया। यही काम उत्तराखंड में हुआ। ये आज 1-2 सालों में नहीं हुआ है। मुझे याद है जब मैं काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, ये टनकपुर, इन एरियाज में मैं जब घूमा करता था, आज जो रुद्रपुर है उधम सिंह नगर, वहां जब मैं घूमा करता था तो वहां सबसे ज्यादा ये इन्वेडर्स, मैं कह रहा हूं आपको, ये आक्रांता कहां से आते थे? ये उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, धामपुर, नजीबाबाद, बिजनौर, इन इलाकों से जाते थे। और ये कुछ ऐसा नहीं था कि काम की तलाश में वहां जाते थे, पर्पजली जाते थे, इस उद्देश्य से जाते थे कि वहां पहले झोपड़ी बनाएंगे, झोपड़ी के बाद एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, दुकान के बाद एक जमीन खरीदेंगे, जमीन के बाद अपने 4 और मौलाना भाइयों को बुलाएंगे और इस तरीके से वहां पर पहले अपनी संख्या बनाएंगे। आपने देखिए, आप देखिए किया क्या इन्होंने, पहले अपनी संख्या बनाई, संख्या के बाद अपने मजहबी जो है वो मजारें बनाई, मजार बनाने के बाद और लोगों को बुलाया, उसके बाद काम धंधे में आए, काम धंधे में आए तो अपने दूसरे एजेंडे में आए, लव जिहाद के एजेंडे में आए। ऐसी तमाम खबरें उत्तराखंड से आनी शुरू हुई। और एक चीज आपको बताऊं, यह सारा कुछ किया धरा कांग्रेसी इकोसिस्टम का है। अब सवाल यह आता है कि आज धामी साहब वहां पर इतनी कड़ी कार्रवाई कर कैसे पा रहे हैं? यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर, मैंने आपसे एक आध बार और इस बात को कहा है, धामी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर आप कुछ साल पहले देखें तो काफी अनस्टेबल मामला वहां पर चल रहा था। कई बार ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सही चेहरा नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड में। कई बार ऐसा लगता था कि ये धामी कहां से आ गए, पहाड़ी वर्सेस नॉन पहाड़ी, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन धामी चुनाव भी हार गए थे विधानसभा का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया। इसको कहते हैं कि अपने होनहार रिसोर्स पर पूंजी लगाना। और पूंजी लगाना सिर्फ पैसा नहीं होता है, पूंजी लगाना उसको गढ़ना होता है। और जिस तरीके से गढ़ा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने धामी जी को, और निश्चित तौर पर अपना गृह जनपद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वहां होने के नाते एक जो सहयोग का स्तर है, एक जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का स्तर है, वो बहुत स्ट्रांग है योगी जी और धामी जी के बीच में। आप उसको गुरु और शिष्य परंपरा कह सकती हैं। धामी जी कितनी ऐसी विजिट्स उनकी लखनऊ हो जाती हैं जिनके बारे में न मीडिया में आता है न कुछ आता है। वो धीरे से आते हैं, महाराज जी के पास बैठते हैं, कान पे महाराज जी जो भी फूंकते हैं, उसके बाद उस काम को लेके वो उत्तराखंड चले जाते हैं और वहां परफॉर्म करते हैं। इसलिए आपको ये गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहा है, एक जैसा दिखाई अगर दे रहा है तो उसकी वजह है। तो निश्चित तौर पर एक प्लान ऑफ एक्शन सरकार ने तैयार किया, और यहां पर यह होता है कि सत्ता की हनक, सरकार की हनक, और यह हनक तब आता है जब मुख्यमंत्री दमदार हो। और उत्तराखंड का अनुपम ऐसा उदाहरण है कि जहां पर हम सारे लोगों की आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक व्यक्ति, एक युवा को, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से आते हैं, जो एबीवीपी से आते हैं, उनको नरिश किया, एस्टैब्लिश किया, और आज आप ये रिजल्ट देख रही हैं। मजे की बात आप ये देखिए, यहां पर ऐसा संभव कैसे हुआ? आप ये बताइए, 600 के आसपास ऐसे मजहबी कबाड़ स्थल अकेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा नगर निकायों की जमीन पे, टाउन एरिया की जमीन पर
वो सारी चीजें वहां पर हैं। आखिर ये बताइए, कांग्रेसी इकोसिस्टम जब मैं कह रहा हूं तो क्या कांग्रेस का कोई सभासद, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद जाके इनको बसाता था? फॉरेस्ट की जमीन पर कैसे बस गए? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। 500 1000 रुपए की रिश्वत में किसी को झोपड़ी डाल देने का काम अगर वहां का फॉरेस्ट गार्ड करता है तो उसका नतीजा है कि आज आपके पास 5000 एकड़। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक एक चीज पहचान ली गई है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको पहचानना बाकी है। हां, गति रुक गई है। इसलिए दो चीजें यहां पर काम की। एक तो समाज का जागना, और समाज हमेशा सरकार से जगता है। अगर सरकार सोई है तो समाज सोए। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये क्या होता है? तो वहां उल्टा भी है, अगर चौपट राजा है तो भी नगरी अंधेरे में रहती है। दोनों होता है, वाइसी वर्सा है। तो यहां पर अगर समाज सड़कों पर उतर आया, दुकानें हटा देने का, किराए पर नहीं देने का, इस तरह की कड़ी चीजें की गई। और ये रिएक्शन हुआ कैसे? हल्द्वानी की घटना सबको याद है। अतिक्रमण हटाने के बाद किस तरीके से पुलिस पर, उत्तराखंड पुलिस से लेके और बाकी सोसाइटी में, बाकी समाज में सड़कों पर तरीके से नंगा नाच किया गया। तो देखिए साहब, ऐसा है, जब जनता आ जाती है और सरकार का उसको साथ मिलता है, तो तुमने जो अवैध कब्जा करके मजारें बनाई 5000 एकड़, उससे मुक्त होगा। और समाज का वहां पर क्या पार्टिसिपेशन है इस पूरे अभियान में? तुमको दुकानें किराए पर नहीं देंगे क्योंकि तुम यहां लव जिहाद करते हो, तुम गाय काटने की तस्वीरें डालते हो। तो समाज और सरकार यहां दोनों एक साथ काम कर रहा है। इसलिए अगर उत्तराखंड में इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं तो इसके लिए अगर धामी सरकार को सैल्यूट है, तो इसी के साथ मैं उत्तराखंड खंड के जनता को भी सैल्यूट करूंगा कि वो अपनी अस्मिता, अपनी धार्मिक अस्मिता और उससे भी ज्यादा अपनी जमीन के लिए, ये बताइए, मातृभूमि की सेवा करते करते हम मर जाएंगे। आज किसी भारत में लेफ्टिस्ट से भी पूछ लीजिए ना, तो वो भी कहेगा हां, मातृभूमि की सेवा करते करते मैं मर जाऊंगा। फर्जी ही कहे, झूठ ही कहे। किसी इस्लामिस्ट से जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता है, वो भी मादरे वतन उसकी जबान से बहुत तेज निकलता है कि हाँ, हम मादरे वतन के लिए हम मर जाएंगे। वो क्लेम भी करते हैं कि हमने भी आजादी में अपना खून बहाया है। उत्तराखंड के लोग अपनी जमीन की पवित्रता, अपनी जमीन की शुचिता बचाने के लिए आज सड़कों पर हैं और एक्शन में हैं। तो सरकार और उत्तराखंड की जनता दोनों को नमन होना चाहिए। रही बात ये साहब कि 5000 एकड़ आ गए, लेकिन अभी भी ये लिस्ट आगे बढ़नी चाहिए। हां, एक एक निशान ऐसे अवैध, मुझे याद है साहब, बहुत सारे लोग, आपके दर्शक बताएंगे, नैनीताल बहुत सारे लोग गए होंगे। मुझे याद है नैनीताल में जब मैं पढ़ाई करता था तो स्टेडियम के बगल में, और आज जहां हाई कोर्ट बन गया है उसके ठीक नीचे, एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। नैना देवी मंदिर के ठीक सामने, जहां नैना देवी जी का मंदिर है उसके बगल में गुरुद्वारा है, उसके ठीक सामने टिफिन टॉप के इस साइड और बिरला विद्या मंदिर की दूसरी साइड छोटी सी मस्जिद थी। मेरे देखते देखते वो मस्जिद आज कम से कम 5 स्टोरी 6 स्टोरी मस्जिद बन गई है। किसने वहां पर पहला ईंटा रखने की इजाजत दी? तो इसलिए यहां पर सरकारी और गठजोड़, देखिए आज वही वन विभाग है ना जिसने जो 5000 एकड़ खाली करा रहा है, वही प्रशासनिक अमला है ना जो ये सारे काम कर रहा है। तो उसी प्रशासनिक अमले ने यह भी काम किया था, उसने बसाया भी था, उन्हीं के सहयोग से ये बसे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि राजनीतिक नेतृत्व तब उनका सहयोगी था, राजनीतिक नेतृत्व आज आपका सहयोगी है। और पूरे विश्व में जिस तरीके से लेफ्टिस्ट इस्लामी साजिश, इंटरनेशनल साजिश चल रही है, अब लोगों को समझ जाना चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी 3.0 में एक कमजोर और 241 सीटों के साथ आए हैं, भारत किस तरीके से बचा है इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो फ्रांस में देख लीजिए, जहां 95% वही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो राहुल गांधी कहते थे, ये फ्रांस में आने वाली लेफ्ट सरकार करने जा रही है। यूके का हश्र देख लीजिए, और तो और छोड़िए, ईरान का हश्र देख लीजिए, ईरान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो ये नेक्सस, इंटरनेशनल नेक्सस था, उसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व था, उसमें इस्लामी और लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन्वॉल्व थे, सोरस फोरस ये सारे इन्वॉल्व थे।
नरेंद्र मोदी जी को 241 सीटों के आशीर्वाद के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का जो अवसर हाथ आया है, भारत की कश्ती बहुत गहरे तूफान से निकल के आई है। और राष्ट्रवादियों से अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि इस सरकार के आत्मचिंतन आपने कर लिया, रिजल्ट आए और सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अब बैकफुट पर मत रहिए। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संसद में कहा है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, तो प्रधानमंत्री यही कह रहे थे कि वो किस इंटरनेशनल इकोसिस्टम से लड़के आए हैं जिसका एक हिस्सा राहुल गांधी है। सैम पित्रोदा बैठ के अगर वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स की और विरासत टैक्स की बात कर रहा था, तो वो इसी इस्लामी और लेफ्टिस्ट एजेंडे की बात कर रहा था, जिसकी जद में यूके आ चुका, फ्रांस आ चुका, ईरान आ चुका, भारत बच गया। इसलिए ये एक डबल इंजन की सरकार का जो कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आज धामी जी को ये बल कहां से मिल रहा है? सोच लीजिए, आप केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती और धामी जी क्या इस तरह से एक्शन कर पाते? साहब, कांग्रेस की सरकार होती, इंडी गठबंधन की अगर सरकार दुर्भाग्य से अगर आ गई होती, तो 356 उठा के लगा के कब का धामी जी को उठा के फेंक दिया गया होता, योगी जी को उठा के फेंक दिया गया होता, हेमंता को उठा के फेंक दिया होगा। इसलिए लगातार सत्ता की निरंतरता में यह बात लगातार कहता हूं, आज जिस डेमोक्रेटिक मॉडल को हमने अपनाया है, जब बदलेगा तब बदलेगा, वो बात की बात है। लेकिन आज की डेट में जिस डेमोक्रेटिक मॉडल को हमने अपनाया है, उसमें सत्ता की निरंतरता बहुत आवश्यक है। और मैं प्रणाम करूंगा भारत की जनता को, मतदाताओं को हमारा ही प्रणाम है कि हमने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बात से उबर जाने की आवश्यकता है राष्ट्रवादियों को कि अरे मजा नहीं आया, 400 पार नहीं हुआ, 370 पार नहीं हुआ। साहब, नरेंद्र मोदी जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे। और मेरा कारपोरेट बैकग्राउंड है, गायत्री जी आप भी अच्छी तरह से जानती होंगी कि कारपोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में कोई चीफ सेल्स मैनेजर जो होता है ना, वो टारगेट ऐसे देता है कि अगर उसका 60% 50% भी अचीव हो गया तो कंपनी का मकसद पूरा हो जाता है, एक्चुअल सेल्स टारगेट अचीव हो चुका होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 400 पार का जो नारा दिया था, वो उसके मुकाबले ये जो 241 उनको अकेले मिला है। और कोई ये अगर कह रहा है कि बैसाखी की सरकार है, लंगड़ी सरकार है, तो एनडीए का बहुमत आया है और सारे प्री पोल अलायंस वाले हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो। इसलिए पुष्प धामी साहब उत्तराखंड में जो कुछ भी आज कर रहे हैं प्रशंसा के पात्र हैं। और इस सब में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि समाज जग गया है, समाज खड़ा हो गया है। हम इन तमाम वर्षों में, इन तमाम दशकों में सोते रहे, उसका परिणाम है कि आज मेरा वही उत्तराखंड इस हाल में पहुंच गया जहां यह कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है शुभ है। और साहब, बुलडोजर तो चलेगा। मजे की बात यह है कि बुलडोजर की एक भी कार्रवाई को अब तक अदालतों ने नहीं रोका है। इसका मतलब है कि कोई अगर ये कहे कि दुर्भावना से ये बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं, ये गलत बात है। चाहे वो असम का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, एक एक चीजें दस्तावेज के आधार पर और कागजों के आधार पर सही नियम और कानून से बुलडोजर चल रहे हैं। वरना इस देश में एक एक बात पर स्टे मिल जाता है साहब। एक भी ऐसा कोई केस बताइए जहां पर बुलडोजर की किसी कार्रवाई में स्टे दे पाई हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो इसलिए सरकारों की नीयत जहां साफ होगी, वहां आपको अगर जन कल्याण की योजनाएं मिलेंगी, तो वहीं पर अराजकता, अतिक्रमण, लैंड जिहाद और इस तरह के फसादों के खिलाफ बुलडोजर भी गरजेगा। जी सर, एक चीज जैसे आपकी बातों से, और मैंने भी बहुत जगह देखा है, कई जगह तो जो मजार बनाते हैं उसके अंदर कोई बॉडी होती ही नहीं है। तो क्या ये जो ज्यादा मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, मॉस्क बना रहे हैं, उससे ये लोग एक अपना डेमोग्राफिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें। बेशक खाली हो, जैसे अभी आपने बताया, अजान दे रहे हैं पर अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, बिल्डिंग बना ली, तो आसपास वालों को क्या लगेगा, अरे बहुत सारे लोग हैं, इनसे पंगा नहीं लेने का। वो थोड़ा सा एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक होती है इनकी, मुझे ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल। और ये नई बात नहीं है। आप ये बताइए, टोटीदार लोटा, वो लोटा जिसमें टोटी लगी होती है, भाई अरब में जरूरत थी तुम्हें, क्योंकि वहां पानी नहीं था।
कम पानी खर्च हो। लेकिन वो टोटी तुम यहां भारत में लेके क्या कर रहे हो, जहां 50 फीट पर पानी है। वजू बनाने का तरीका आप देखिए जरा इनका, चुल्लू में पानी लेते हैं और ऐसे करके यहां तक कोहनी तक धोते हैं उसको। ये अरब में चलता था भाई, क्योंकि वहां चुल्लू भर पानी से ही हाथ धो लेना होता था, सुन्नत के स्टेज में आ जाना होता था। भारत में हर हर चलते हुए नल के नीचे तुम ऐसे करते हो। ये वही है जो सवाल आपने कहा है कि ये अपने मजहबी पहचान को, मेरे देखते देखते, मैं ऐसा नहीं है कि कोई 100 साल का हो गया हूं, मेरे देखते देखते हमने गांव देहातों में देखा है। पहले स्थिति ये होती थी कि आपको पहचान पाना मुश्किल होता था कि ये एक झटके में मुसलमान महिला है या पुरुष, या मुसलमान पुरुष है, या ये कोई और है। पहनावा एक होता था, सिंदूर लगाना मैंने देखा है, कुमकुम लगाना मैंने देखा है, वही साड़ी सलवार पहनते हुए मैंने देखा है, बुजुर्गों को धोती पहनते हुए मैंने देखा है। आज आप देखिए, टोपी से नीचे बात नहीं होती, बुर्के से नीचे बात नहीं होती। मस्जिद खाली रहने के बावजूद सड़क पर नमाज उत्तर प्रदेश में हुआ, लगातार होता था, अब हो रहा है क्या? क्या मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ना बंद कर दिया कि वो सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे कुछ हो? तो ये इनका एक अपनी संख्या और अपनी पहचान, इसको जाहिर करना है। और ये होता है ना कि भाई हम हैं जितने, उससे ज्यादा दिखें, और जब ज्यादा दिखेंगे तो हमारे खिलाफ आवाजें कम उठेंगी, हमारा एक कल्चरल अपर हैंड रहेगा, हमारा एक रिलीजियस अपर हैंड रहेगा। हाँ, ये देखिए ये क्या तरीका है भाई, अरे कूद जाओ ना उसमें और कूद के धुल जाओ पूरे, ये चुल्लू भर पानी उठा के, ये क्या नाटक है भाई तुम्हारा? तो ये मजहबी पहचान को कायम रखने की बात नहीं है, ये वो वाली बात नहीं है कि हम अपनी परंपरा ढो रहे हैं। और मुझे इस्तिंजा करते समय साहब, तुम पत्थरों से सुखाते थे, तुम यहां पब्लिक टॉयलेट में भी पत्थर और ईंटे के टुकड़े रखते हो। अरे मेरे भाई, बगल में बाथरूम है यार, टोटी है, जाके धो लो। लेकिन नहीं, ये अपनी मजहबी पहचान को जरूरत से ज्यादा दिखाना, ये इनकी एक साजिश है। और हमारे यहां दुर्भाग्य यह है कि हम आपस में एक समाज के रूप में ये चीजें नहीं, एक्सचेंज ऑफ थॉट हमारे यहां हो पाता है। उनके यहां कम से कम सप्ताह में एक बार सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं पर उन्हें सारे कम्युनिकेशंस मिल जाते हैं, एक्शंस और स्ट्रेटजीज का आपस में लेन देन हो जाता है। इसीलिए वो हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि 3-13 उनके यहां है, नहीं, उनके यहां तो मस्जिदें अलग हैं साहब, उनके यहां तो कब्रिस्तान अलग हैं साहब। 72 फिरके लेकिन बिल्कुल है साहब, 72 पूरे 72 और डिविजन्स भी 72। हाँ, वो मुझे लगता है एक एक फिरके के लिए एक एक हूरों की पूरी फौज होगी। बहरहाल, तो दरअसल ये इनकी, कोई ये अगर आपको लॉलीपॉप दे या कुतर्क दे कि ये इनकी सांस्कृतिक पहचान कुछ नहीं होती। तुम भारत के मुसलमान हो, जब कहते हो जोर से चिल्ला के कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो पता होता है कि तुम्हारे परदादा का नाम रामलाल था। किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? तो ये कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है, ये मजहबी पहचान है। और मजहबी पहचान को इसी तरीके से ये विस्तारित करते हैं। इनका ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इनका एजेंडा है। और दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इसको लगातार बढ़ावा दिया, और लेफ्ट के साथ इनका गजब का कॉम्बिनेशन बैठता है। लाल सलाम के नारे को मैं कभी लाल सलाम नहीं कहता, मैं कहता हूं वो लाल अस्सलाम है। और उसका सबसे ताजा उदाहरण अगर आप देख पाए तो यूके में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, भारत बच गया। और भारत अगले 5 सालों के लिए बच गया तो बुलडोजर ऐसे अवैध मजहबी अतिक्रमणों पर लगातार चलते रहेंगे। गिनाने के लिए मैं भी गिना सकता हूं कि उसी उत्तराखंड में 50 मंदिर भी गिराए गए, बिल्कुल गिराए गए, प्रशासनिक आधार पर गिराए गए, अतिक्रमण के आधार पर अगर गिराए गए तो बिल्कुल गिराए जाने चाहिए। हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं इन विरोधों को बिल्कुल सतही मानता हूं, लेकिन यहीं देख लो, आबादी के 80% के सिर्फ 50 अतिक्रमण पाए गए
और तुम्हारे कितने पाए गए? 5,000 एकड़। तो जबरिया कौन करता है, एजेंडे के तहत कौन करता है, यह सिद्ध हो चुका है। जी सर मैं एक चीज और जानना चाहती थी कि ये जो जमीन अब खाली कराएगी, ये तो सरकारी जमीनें हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर? सब सरकारी, मतलब ये सबकी सरकारी सब जमीन। सरकारी। उसके बाद ये बोलेंगे कि वो मजलूल वाली फोटो और एक गोदी में बच्चा लेकर चली आएंगी कि भाई हमारे ऊपर रहम खाओ, और उस तरीके से इसीलिए सरकारी जमीन पर ज्यादा कोशिश की जा रही है, चाहे रेलवेज की हो, आर्मी की हो, या किसी के भी हो। और इनके पास पैसे फिर वही जॉर्ज सोरोस वाला गैंग, वहीं से पैसे आ रहे होंगे। नहीं तो आप जैसे बता रहे थे अभी कि मंजिलों की मंजिलें खड़ी हो रही हैं मस्जिदों के ऊपर में, पैसे आपने तो वहीं रेलवे, से आ रहे होंगे। आपने गायत्री जी, हाँ आपने गायत्री जी रेलवे कहा तो मुझे याद आ गया। हल्द्वानी जो लोग भी गए हों, काठगोदाम जो भी लोग भी गए हों, हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते ही वो पूरा खाली मैदान था, और हमारे देखते देखते वो मुस्लिम घनी बस्ती में कन्वर्ट हो चुका है। मजे की बात यह है कि ये ऐसा कर क्यों पाते हैं? ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि ये पहले झोपड़ी डालते हैं, फिर इनको मस्जिद से सपोर्ट मिलता है, एक इनका वॉलेंटियर आता है, वो इनका आधार कार्ड बनवा देता है, ये उनका राशन कार्ड बनवा देता है। आज भी अगर किसी सरकारी योजना में 10 कागजों की आवश्यकता हो उसका लाभ लेने के लिए, तो हिंदू घरों में वोटर आईडी और आधार कार्ड नहीं खोजे मिलेगा कई बार, लेकिन इनके पास 10 की जगह 15 कागज मिलेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो ये नियोजित सुनियोजित ढंग से करते हैं, और इनका जो मेन अड्डा है जहां से ये गवर्न होते हैं वो इस इलाके की मस्जिद होती है, और बड़े सुनियोजित तरीके से ये काम करते हैं। और उसके बाद जो है बाकी इकोसिस्टम का जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो है ही है। जकातें कहां जाती हैं भाई? जकातें इसी काम में तो खर्च होती हैं, वरना बाकी तो अब्दुल पंचर बना बना के इनका एक एक लड़का 200-200 रुपया जेब में रख के चला आता है। तो ये सब काम सुनियोजित तरीके से होता है, और कितने सुनियोजित तरीके से होता है ये सिर्फ इंडिया ही में ही नहीं होता है, ये यूके में भी होता है, ये फ्रांस में भी होता है। हो गया, हम बच गए, और हमारा बचना इसी बात पर हो सकता है कि हम अपनी सत्ता की निरंतरता को बनाए रखें। इसलिए मैं भारत के सभी मतदाताओं को प्रणाम करूंगा कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सत्ता तीसरी बार आई। एक लाइन बोलूंगा, नरेंद्र मोदी अगर ना आए होते तो क्या होता? जरा आंखें बंद करिएगा ये वीडियो देखने के बाद और सोचिएगा, और उस समय फ्रांस याद करिएगा, यूके याद करिएगा, इवन ईरान याद करिएगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर मोदी जी नहीं आए होते तो इन्होंने तो अब तक तो 8-10 सरकारें गिर चुकी होती। राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका होता। मोदी जी, हेमंत बिस्व शर्मा, उधर राजस्थान की सरकार जो अभी नई-नई बनी है, मतलब ताबड़तोड़ एक्शन होते। जैसे इंदिरा गांधी ने एक साथ 11 सरकारें उड़ा दी थी, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। एंड प्रारंभ, अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।